गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी जूलॉजी में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। प्राणियों में प्रजनन एक जैविक गुण है। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्राणी जनन करते हैं। प्राणियों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज लैंगिक जनन, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में प्रजनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था युग्मक जनन होती है, जिसमें कुछ विशेष कोशिकाएं, जिन्हें जनन कोशिकाएं कहते हैं, युग्मकों का निर्माण करती हैं। जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाती है। सभी उच्च श्रेणी के प्राणियों में लिंग विभेद पाया जाता है, अतः वे अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। नर प्राणी सक्रिय गतिशील युग्मकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, जबकि मादा प्राणी बड़े भोजन युक्त अगतिशील युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। ये युग्मक पिता व माता के आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं तथा उन्हें अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अतः विकसित होने वाले प्राणी में माता व पिता के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस का अध्ययन कर रहे हैं। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो वे कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं, उन्हें हम प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। ये प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं गोनाड्स में विभेदित होती हैं। नर प्राणी में, इन मेल्स, ये कोशिकाएं वृषण में और टेस्टिस में, तथा मादा प्राणियों में ये कोशिकाएं अंडाशय में स्थित रहती हैं। युग्मकों के केंद्रक में स्थित डीएनए के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। अब हम प्रोसेस देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। नर प्राणियों में जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर प्राणियों में वृषण प्रमुख जनन अंग होते हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान ही प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं वृषणों में संगठित हो जाती हैं। वृषण मुख्य रूप से अनेक कुंडलित नलिकाकार संरचनाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। रेता नलिकाएं वृषण की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये समस्त रेता नलिकाएं परस्पर संयोजी ऊतक से बंधी रहती हैं। ये रेता नलिकाएं जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियल द्वारा आस्तारित रहती हैं। कशेरुकी प्राणियों में रेता नलिकाओं की जनन उपकला कोशिकाओं में कुछ कायिक कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, भी पाई जाती हैं, जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं की पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं तथा रेता नलिकाओं की आधारी झिल्ली से लगी रहती हैं। वृषण में रेता नलिकाओं के मध्य पाए जाने वाले संयोजी ऊतक में
कई अंतराली कोशिकाओं के समूह भी पाए जाते हैं जिन्हें हम लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं नर हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। शुक्राणु जनन की अब हम देखेंगे क्रियाविधि, किस प्रकार से यह क्रियाविधि होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया एक सतत एवं जटिल क्रिया है, किंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस क्रिया को हमने 2 भागों में विभक्त कर रखा है। पहला है इसका स्पर्मेटिड्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोसाइटोसिस, एंड सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट देखते हैं हम स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स किस प्रकार से होता है। जो रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं कि आधारी झिल्ली पर स्थित प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से ही स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम 3 अवस्थाओं में विभेदित किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? पहली है गुणन अवस्था और मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज वृद्धि अवस्था जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज, थर्ड इज परिपक्वन अवस्था और मैच्यूरेशन फेज। फर्स्ट आते हैं हम गुणन अवस्था और मल्टीप्लिकेशन फेज। सभी प्राणियों में शुक्राणु अत्यधिक संख्या में व निरंतर बनते रहते हैं, अतः जनन उपकला में उपस्थित जनन कोशिकाओं में निरंतर समसूत्री विभाजन या माइटोसिस द्वारा विभाजन होता रहता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस विभाजन से बनने वाली कोशिकाएं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया कहलाती हैं। वृषण में इन कोशिकाओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। स्पर्मेटोगोनिया फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया जीवन पर्यंत प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं। सेकंड है वृद्धि अवस्था और ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया में अंतिम समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर अपने आप को परिपक्वन विभाजन के लिए तैयार करती हैं। प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाओं में प्राथमिक अंडजनक कोशिकाओं की तुलना में वृद्धि बहुत कम होती है। ये कोशिकाएं इस प्रावस्था में अपने सामान्य आकार से दुगनी बड़ी हो जाती हैं। इस प्रावस्था में केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है व इस तरह ये कोशिकाएं अपने आप को परिपक्वन विभाजन के लिए तैयार करती हैं। इस अवस्था के दौरान किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। थर्ड है परिपक्वन अवस्था और मैच्यूरेशन फेज। परिपक्वन अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिकाएं जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इस अवस्था में 2 विभाजन होते हैं। पहला प्रथम परिपक्वन विभाजन जो कि अर्धसूत्री होता है तथा दूसरा द्वितीयक परिपक्वन विभाजन जो कि समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम परिपक्वन विभाजन के स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिकाएं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। इस विभाजन के कारण समजात गुणसूत्रों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं ताकि निषेचन के पश्चात पुनः गुणसूत्रों की संख्या
वही रहे जो कि पैतृक कोशिका में थी। प्रथम परिपक्वन विभाजन के स्वरूप बनी द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिकाओं में शीघ्र ही द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है, जो समसूत्री प्रकार का होता है, जिसके कारण प्रत्येक द्वितीयक शुक्राणुजनक कोशिका से दो अगुणित स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। इस तरह द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के पश्चात प्रथम प्राथमिक शुक्राणुजनक कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है।